हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृत ज्ञान। और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, इसके फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या रहेंगे और कैसे इसको ट्रीटमेंट दिया जाता है और किस तरीके से इस कंडीशन को मैनेज किया जाता है। सो स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन। So, जो स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड है, जो वर्ड स्किज़ोफ्रेनिया है वो बेसिकली दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया वर्ड है तो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, स्किज़ो एंड फ्रेन। स्किज़ो एक ग्रीक वर्ड है, दूसरा है फ्रेन। ठीक है, स्किज़ो का मतलब होता है स्प्लिट, फ्रेन का मतलब होता है माइंड। तो स्किज़ोफ्रेनिया को अगर हम एक वर्ड में बोले तो स्प्लिटिंग ऑफ माइंड। ठीक है, सो स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ माइंड। अगर हम माइंड के फंक्शंस की बात करें तो माइंड हमारा थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, परसेप्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कॉग्निटिव फंक्शंस भी इसमें इन्वॉल्व है माइंड में। तो जब माइंड में स्प्लिटिंग होती है, ठीक है, तो क्या होता है, ये सारे फंक्शंस भी क्या हो जाते हैं, ऑल्टर हो जाते हैं। ठीक है, जो भी माइंड फंक्शन कर रहा है वो सब क्या हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा। ठीक है, तो एक साइकियाट्रिक कंडीशंस ऐसी होती है कि कहीं कहीं इंडिविजुअल को थॉट डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं, परसेप्शंस के डिसऑर्डर हो रहे होते हैं, ठीक है, इमोशनल डिस्टर्बेंस के डिसऑर्डर्स हो रहे होते हैं। लेकिन अगर एक इंडिविजुअल में कंप्लीट थिंकिंग, परसेप्शन, इमोशंस, जितने भी माइंड के जितने भी फंक्शंस हैं, उसके जितने भी डिसऑर्डर्स होते हैं, ये अगर एक पर्सन में मिले तो उस एक बड़ी बीमारी को नाम दे दिया गया है स्किज़ोफ्रेनिया। तो उसको बोल दिया गया है, उसको क्या है, उस पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया। मतलब थिंकिंग, परसेप्शन, इमोशंस, जो भी माइंड के फंक्शंस है, कंबाइंड फॉर्म में अगर उनमें कोई डिस्टर्बेंस आ रही है तो उसको हम बोल रहे हैं स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ माइंड का स्किज़ोफ्रेनिया। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बेसिकली यहाँ से आएगा वो ये है कि स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो एक डे बनाया जाता है। ठीक है, तो वो कब मनाया जाता है, तो 24 मई को स्किज़ोफ्रेनिया डे बनाया जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से पूरा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो यूजीन ब्यूलर थे, इन्होंने 1908 में कॉइन किया था टर्म स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो यूजीन ब्यूलर ने 1908 में स्किज़ोफ्रेनिक टर्म को क्या किया था, कॉइन किया था, कि स्किज़ोफ्रेनिया को बताया था। ठीक है, तो स्किज़ोफ्रेनिया अभी तक हमने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, स्किज़ो और फ्रेन। स्किज़ो मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेन का मतलब होता है माइंड, मतलब माइंड में स्प्लिटिंग हो जाना और माइंड के जितने भी फंक्शंस है उनका कॉम्बिनेशन के फॉर्म में ऑल्टरेशन हो जाना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्किज़ोफ्रेनिया बोल रहे हैं। स्किज़ोफ्रेनिया का जो डे है वो 24 मई को बनाया जाता है और यूजीन ब्यूलर ने 1908 में बोला गया टर्म दी गई थी, इसकी स्किज़ोफ्रेनिया की इन्होंने टर्म दी। ठीक है, सो नेक्स्ट वांट डिस्कस अबाउट डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन अब मैंने बताया आपको कि ये एक ऐसी बीमारी है जहां पे क्या होता है कि कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, थिंकिंग, इमोशंस, ठीक है, मेंटल एबिलिटीज पर्सन की, विल पावर जो है वो क्या होगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, तो स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक कंडीशन है। ठीक है, आप पूरे साइकियाट्रिक पे आप या तो जो भी डिसऑर्डर्स होंगे, ठीक है, या तो वो साइकोटिक होंगे या तो वो क्या होंगे, न्यूरोटिक होंगे। ठीक है, आइदर तो वो साइकोटिक होंगे, ठीक है, या तो वो साइकोटिक होंगे या तो वो क्या होंगे, न्यूरोटिक।
ठीक है। साइकोटिक मतलब यहाँ पे पर्सन जो होता है उसका रियलिटी के साथ कट हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, उसको नहीं पता कि सिचुएशन क्या चल रही है, मैं किस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, वो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है। ठीक है, तो वो कहते हैं उसको साइकोटिक कंडीशन। ओके, नेक्स्ट आती है न्यूरोटिक कंडीशंस। न्यूरोटिक कंडीशंस बेसिकली वो होती है जहां पे पर्सन को अवेयर होता है कि वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं या उसकी डिजीज कंडीशन क्या है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अवेयर होता है। तो साइकोटिक कंडीशन जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया है, मतलब यहाँ पे पेशेंट जो होगा वो कहीं ना कहीं उसका रियलिटी के साथ टच जो है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो स्किज़ोफ्रेनिया एक साइकोटिक कंडीशन है जहां पे क्या होता है एक पर्सन की थिंकिंग, जैसे वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में थिंक कर रहे हैं, किस तरीके से वो फील कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी उनके वॉल्यूशंस होते हैं, वॉल्यूशंस बोले तो जो भी विल पावर होती है, ठीक है, इसका मतलब होता है विल पावर, मतलब एक पर्सन की मेंटल एबिलिटी टू डू समथिंग। ठीक है, विल पावर का भी मतलब क्या है कि मेंटल एबिलिटी, ठीक है। तो विल पावर की अगर एक पर्सन की डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा है फैकल्टीज। फैकल्टीज का मतलब होता है मेंटल एबिलिटीज, mental abilities to process and respond information। ठीक है, तो फैकल्टीज का मतलब होता है कि एक पर्सन की एक मेंटल एबिलिटी जहां पे कोई भी अगर उसे इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो उसको सोच पा रहा है, सही से समझ पा रहा है, प्रोसेस कर पा रहा है और उसको रिस्पॉन्स कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर ये एबिलिटी भी अगर डिस्टर्ब हो जाएगी लेकिन पर्सन का कॉन्शियस लेवल कहीं ना कहीं सेम है। ठीक है, पर्सन जो है वो कॉन्शियस है, ठीक है, वो किसी भी तरीके के कोमा में नहीं है, ठीक है, बेहोश नहीं है, पर्सन पर्सन बिल्कुल कॉन्शियस है, लेकिन ना तो वो थिंक कर पा रहा है, ना तो वो बैड इमोशंस शो कर पा रहा है, ना तो जो भी उसकी विल पावर है वो भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रही है, और जो भी मेंटल एबिलिटीज है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और रिस्पॉन्ड करने की वो भी डिस्टर्ब हो रही है। तो क्या होगा, कहीं ना कहीं पर्सन सोसाइटी से कट कर देगा। ठीक है, कहीं ना कहीं उसके अंदर सोशल विड्रॉल जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी को इन्होंने बोल दिया है क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया है। एक साइकोटिक कंडीशन है जहां पे कॉम्बिनेशन वे में सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही है, जो भी माइंड के फंक्शंस है वो कंबाइंड वे में डिस्टर्ब हो रहे हैं, एंड दैट विल लीड टू द सोशल विड्रॉल। ठीक है, तो ये क्या था, स्किज़ोफ्रेनिया। अगर हम इसके आईसीडी के क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया के आईसीडी क्लासिफिकेशन की बात करें, F20 से F29 के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया, schizotypal disorder and delusional disorders को रखा गया है। ठीक है, तो F20 से F29 में क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया, स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर्स और डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स को रखा गया। ठीक है, सो F20 जो यहाँ पे रहेगा दैट विल बी स्किज़ोफ्रेनिया। तो अगर क्वेश्चन आता है किस आईसीडी क्राइटेरिया के अंदर फॉल करता है स्किज़ोफ्रेनिया, सो दैट विल बी इन F20। ठीक है, अब इसके भी पार्ट्स होते हैं। ठीक है, जब हम अभी आगे इन द लेक्चर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है, तो उसको हम क्या कैटेगराइज कर लेते हैं। सबसे पहला जो टाइप रहता है वो 20.0, क्योंकि इसका टाइप है तो 0.0 0.1 में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो 0.0 जो रहेगा दैट विल बी पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया रहेगा। 20.1 में हेमिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया रहेगा। F20.2 में कैटाटोनिक कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया रहेगा। ओके, नेक्स्ट F20.3 में रहेगा आपका
undifferentiated schizophrenia. F20.4 में आपका रहता है post schizophrenic depression. F20.5 में residual schizophrenia, residual schizophrenia. F20.6 में आता है schizophrenia and last F21 में आएगा phenotypal disorder. ठीक है, तो ये ICD का क्लासिफिकेशन, ICD-10 का क्लासिफिकेशन है फॉर द स्किज़ोफ्रेनिया. ठीक है, सो F20 से F29 के बीच में कौन से डिसऑर्डर्स रहते हैं? जो भी स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर या कोई भी डेल्यूशनल डिसऑर्डर्स है, तो उनको किस कैटेगरी में रखा है? F20 से F29 वाली कैटेगरी में रखा है. ठीक है, जिसमें F20 जो है दैट विल बी स्किज़ोफ्रेनिया. ठीक है, अब इसके भी टाइप्स है स्किज़ोफ्रेनिया की, तो इसको 20.0, 20.1, 20.2 ऐसे करके क्लासिफाई किया है. ठीक है, तो 20.0 पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया रहेगा, इसको भी हम आगे इन डिटेल डिस्कस करेंगे इनके टाइप्स. ठीक है, 20.1 में हेमिफ्रेनिक रहेगा, 20.2 में कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया रहेगा, नेक्स्ट 20.3 में अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया रहेगा, F20.4 में पोस्ट स्किज़ोफ्रेनिक डिप्रेशन रहेगा, 20.5 में रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया रहेगा, and 20.6 में सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया, एंड लास्ट F21 में आ जाता है स्किज़ोटाइपल डिसऑर्डर्स. ठीक है, तो ये सब क्या था? एक ICD-10 क्लासिफिकेशन था फॉर द स्किज़ोफ्रेनिया. और अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो F20.0 की कैटेगरी में फॉल करता है. ठीक है, तो ये ICD-10 का क्लासिफिकेशन था. इसके अलावा अगर हम इसके प्रेवलेंस की बात करें, स्किज़ोफ्रेनिया के अगर हम प्रेवलेंस की बात करें, तो 1% ही चांस होता है ऑफ द टोटल पॉपुलेशन की, टोटल पॉपुलेशन में 1% ही चांस है स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने का. 1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इसका प्रेवलेंस रेट. ठीक है, या बोल सकते हैं 0.5 to 1% एक प्रेवलेंस रेट. ठीक है, एक एवरेज रेंज जो है 0.5 to 1%. देखा जाए अगर मेल्स में ज्यादा होता है या फिर फीमेल्स में ज्यादा होता है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, तो इक्वल है दोनों में. ठीक है, दोनों में ही प्रेवलेंस रेट इक्वल है. ठीक है, लेकिन मेल्स में अर्ली ऑनसेट दिखता है. ठीक है, अर्ली ऑनसेट दिखता है मेल्स, जैसे 15 to 25 इयर्स में डेवलप होने के चांसेस होते हैं मेल्स. ठीक है, नेक्स्ट है फीमेल्स में देखेंगे तो 25 to 35 इयर्स में डेवलप होने के चांसेस. सो कहीं ना कहीं प्रेवलेंस की बात करें तो दोनों में ही इक्वल रहता है, बट मेल्स में जल्दी डेवलप होने के चांसेस हैं और फीमेल्स में कम डेवलप होने के चांसेस हैं. ठीक है, 25 to 35 इयर्स जाता है फीमेल्स. study etiological factors. Okay, etiology means किन किन कंडीशंस या किन किन कारणों की वजह से स्किज़ोफ्रेनिया होता है. तो सबसे पहला है बायोलॉजिकल थ्योरीज. ठीक है, तो बायोलॉजिकल थ्योरीज में सबसे पहले हम देखेंगे बायोलॉजिकल थ्योरीज में सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक थ्योरीज. ठीक है, जेनेटिक थ्योरीज मतलब जेनेटिक थ्योरी ने ये बोला कि एक पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस तब भी है अगर उसके किसी क्लोज रिलेटिव को स्किज़ोफ्रेनिया है. ठीक है, तो जेनेटिक थ्योरी ने ऐसा बोला कि एक पर्सन को तब भी रिस्क है अगर उसका कोई रिलेटिव है जो क्लोज रिलेटिव है उसको स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप
है, ठीक है। तो अगर हम इसको चार्ट की तरह समझें, चार्ट है, ठीक है, जिसमें अगर हम रेट की बात करें तो जनरल पॉपुलेशन की अगर बात करते हैं तो जनरल पॉपुलेशन में हमने देखा प्रेवलेंस रेट में कितना परसेंट रिस्क रहता है, 1% रिस्क, ठीक है। और अगर एक इंडिविजुअल सिबलिंग है, ठीक है, उस पर्सन का सिबलिंग है जिसको भी स्किज़ोफ्रेनिया अफेक्टेड है, ठीक है, उसका कोई रिलेटिव है, उसका सिबलिंग है वो, ठीक है, और तो उस पे चांसेस जो रहते हैं दैट विल बी 10%, की 10% चांसेस है कि स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट जो है, अगर बच्चे का एक पेरेंट को स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है, अगर वन पेरेंट अफेक्टेड है, ठीक है, तो चांसेस है 13% की स्किज़ोफ्रेनिया बेबी में भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर टू पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, तब बोथ द पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, ठीक है, बोथ भी लिख सकते हैं, बोथ द पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, ठीक है, स्किज़ोफ्रेनिया दोनों ही पेरेंट्स को है, तो उस कंडीशन में 40 to 50% चांसेस जाते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के डेवलप होने के, ठीक है। मतलब अगर वन पेरेंट है तो 30% चांसेस है, लेकिन अगर दोनों ही पेरेंट्स को स्किज़ोफ्रेनिया है तो 40 to 50% चांसेस जाएंगे डेवलप। नेक्स्ट, अगर आइडेंटिकल ट्विंस हैं, ठीक है, अगर आइडेंटिकल ट्विंस कौन होते हैं, जिसके अंदर 100% जो डीएनए होगा वो सेम, ठीक है, 100% डीएनए सेम वाले में चांसेस भी ज्यादा होंगे क्योंकि वो ज्यादा क्लोज है अपने दूसरे वाले ट्विन से, ठीक है। तो अगर उसमें से एक ट्विन को स्किज़ोफ्रेनिया है तो दूसरे ट्विन को 48% चांस रहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिटर्नल ट्विन, यहाँ नहीं तो ठीक है, फिटर्नल ट्विन्स कौन होंगे, इसके अंदर 50% डीएनए सेम होगा, ठीक है। फिटर्नल ट्विन्स के अंदर कितना परसेंट चांस रहता है, 17%, ठीक है। सो ये एक तरीके का एक चार्ट है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा जो पर्सन होगा वो जितना ज्यादा क्लोज होगा उस रिलेटिव से उतना ही ज्यादा उसका रिस्क भी डेवलप होने का, स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने का उतना ही ज्यादा रिस्क भी होगा। ये जैसे यहाँ पे देखा आपने ट्विन्स जितने भी आइडेंटिकल ट्विन्स जिसका डीएनए भी 100% सेम है, उसमें 48% का रिस्क यहाँ पे दिखाया गया है। तो जितना ज्यादा एक पर्सन क्लोज होगा रिलेटिव के उतना ही ज्यादा रिस्क भी डेवलप होगा। इसके अलावा कुछ एडॉप्शन स्टडीज भी हुई हैं, ठीक है, कुछ एडॉप्शन स्टडीज हुई है। इन स्टडीज में भी ऐसा बोला है कि जेनेटिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्किज़ोफ्रेनिया के डेवलपमेंट के लिए। इन्होंने एक स्टडी करी थी जिन्होंने इसमें ऐसा बोला कि अगर कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जिस अगर कोई ऐसी मदर है जो स्किज़ोफ्रेनिक मदर है, ठीक है, और उसने किसी को बर्थ दिया है, ठीक है, एक बेबी है जिसको बर्थ दिया है, और अगर उस बेबी की परवरिश, अगर उस बेबी की मतलब जो भी परवरिश है, अगर उसको कोई अडॉप्ट कर लेता है, कैसी फैमिली अडॉप्ट कर लेती है जहाँ पे कोई भी सिम्टम्स नहीं है स्किज़ोफ्रेनिया के, तब भी उस बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि उसकी जो मदर थी उसको कहीं ना कहीं स्किज़ोफ्रेनिया था। तो अडॉप्शन स्टडीज ने भी ऐसा देखा है कि जेनेटिक जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। तो बायोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर सबसे पहला जो हमने देखा दैट इज जेनेटिक थ्योरी। जेनेटिक थ्योरी के बाद हम देखते हैं सेकंड चीज आएगी दैट विल बी न्यूरोट्रांसमीटर्स का रोल, ठीक है, ठीक है। तो न्यूरो का रोल, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर का रोल क्या कि ये जो थ्योरी है न्यूरोट्रांसमीटर्स थ्योरी जो है ये कैसे आई, ठीक है, ये एंटी साइकोटिक मेडिकेशन जो होती है, एंटी साइकोटिक जो मेडिकेशन होती है, एंटी साइकोटिक मतलब ऐसी मेडिकेशन जो कि क्या करेंगी, साइकोसिस के सिम्टम्स को रिलीफ देंगी, ठीक है, साइकोटिक सिम्टम्स को रिलीफ देगी, तो वो क्या होती है, एंटी साइकोटिक, तो वो क्या होती है, एंटी साइकोटिक मेडिकेशन होती है। तो ये थ्योरी इसीलिए इमर्ज हुई क्योंकि इन्होंने ऐसे नोटिस किया कि जब एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस दे रहे हैं तो वो क्या कर रही हैं, डोपामिन D2 रिसेप्टर, जो भी डोपामिन D2 रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर, ठीक है, उनको क्या कर रही है, ब्लॉक कर रही है, जिसकी वजह से एक्सेसिव लेवल ऑफ डोपामिन सीक्रेट नहीं होगा, एक्सेसिव लेवल ऑफ इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन नहीं होगा, और
अगर डोपामिन का लेवल इंक्रीज नहीं है तो पर्सन के अंदर साइकोसिस कंडीशन भी नहीं है, ठीक है। और अगर हम ऐसी मेडिकेशंस दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं जैसे एम्फेटामाइंस है, ठीक है, एम्फेटामाइंस अगर हम दे रहे हैं तो वो डोपामिन का लेवल जो है वो इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो और वो कहीं ना कहीं साइकोटिक सिम्टम्स शो करते हैं, ठीक है। तो ये जो कंडीशन थी इसकी वजह से इन्होंने बोला एक डोपामिन स्टडी लेके आए, ठीक है, डोपामिन थ्योरी लेके आए, ठीक है। इसके अंदर एक डोपामिन थ्योरी लेके आए कि यहाँ से ये पता चल गया कि साइकोटिक फीचर्स के अंदर, ठीक है, साइकोसिस को डेवलप होने के लिए किसकी जरूरत है, डोपामिन की जरूरत है, ठीक है। तो डोपामिन थ्योरी आई जिसको हम क्लासिक थ्योरी भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं इसको हम, क्लासिक थ्योरी भी बोल रहे हैं डोपामिन को, डोपामिन थ्योरी को। अब इन्होंने बोला कि अगर इंक्रीज लेवल ऑफ डोपामिन है, ठीक है, तो पर्सन के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो जाएगा, ठीक है। ये जो पहली क्लासिक थ्योरी आई थी इसमें सिर्फ इन्होंने पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पे बात करी, ठीक है, पॉजिटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पे बात करी, ठीक है। इस थ्योरी को रिवाइज किया गया, ठीक है, और जब इसे रिवाइज किया गया तो उसमें हमने जो रिवाइज्ड थ्योरी आई उसमें हमने नेगेटिव सिम्टम्स को भी देखा, ठीक है, कि स्किज़ोफ्रेनिया में नेगेटिव सिम्टम्स भी होते हैं जो डेवलप्ड होते हैं आफ्टर द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। तो नेगेटिव सिम्टम्स भी कहीं ना कहीं। तो ये जो रिवाइज्ड थ्योरी है इसने ऐसा बोला कि अगर हाइपर डोपामिनर्जिक है, ठीक है, मतलब अगर डोपामिन का लेवल इंक्रीज्ड है, हाइपर है, ठीक है, तो उसमें पॉजिटिव सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है, क्या दिखेंगे, पॉजिटिव सिम्टम्स। अब पॉजिटिव सिम्टम्स जैसे क्या, जैसे दिखेंगे हेलुसिनेशन, ठीक है, डेल्यूजन्स, ये सारी चीजें हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज, इसको भी हम आगे पॉजिटिव सिम्टम्स में डील करेंगे, सुसाइडल टेंडेंसीज, ठीक है, ये सब पॉजिटिव सिम्टम्स में दिखेंगे। अगर डोपामिन का लेवल जो है वो डिक्रीज है, ठीक है, हाइपोडोपामिनर्जिक, हाइपोडोपामिनर्जिक है, तो उस कंडीशन में कौन से सिम्टम्स दिखेंगे, नेगेटिव सिम्टम्स दिखेंगे, ठीक है, नेगेटिव सिम्टम्स दिखेंगे, नेगेटिव सिम्टम्स दिखेंगे मतलब कैसे सिम्टम्स, फ्लैट अफेक्ट दिखेगा, ठीक है, एपैथी दिखेगी, ठीक है, लेकिन इनको अभी हम आगे डिटेल डिस्कस करेंगे सिम्टम्स, ठीक है। तो जो रिवाइज्ड थ्योरी है इन्होंने किस पे बात करी, दोनों पॉजिटिव सिम्टम्स और नेगेटिव सिम्टम्स को, कि अगर डोपामिन का लेवल इंक्रीज है तो कौन से सिम्टम्स दिख रहे हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स दिख रहे हैं, और अगर डोपामिन का लेवल डिक्रीज है तो कौन से सिम्टम्स दिख रहे हैं, नेगेटिव सिम्टम्स दिख रहे हैं। इसीलिए जब हम एंटी साइकोटिक, ये वाली दोबारा से इस कंडीशन पे वापस आते हैं, इसीलिए जब हम एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस देते हैं तो वो जो क्या करते हैं, डोपामिन D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, जब ब्लॉक करेंगे तो लेवल जो है डोपामिन का वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। ब्लॉक कर देना तो अपटेक उसका रिड्यूस हो जाएगा जिसकी वजह से डोपामिन का लेवल जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। और कौन सी कंडीशन ट्रीट होगी, हाइपर डोपामिनर्जिक ट्रीट, मतलब पॉजिटिव सिम्टम्स को रिड्यूस करने के लिए कौन सी दवाइयां दी जाती हैं, एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस। वहीं पे ये नेगेटिव सिम्टम्स को ट्रीट नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी कमी है डोपामिन की, और एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस क्या कर रही है, D2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही है, वो और डोपामिन का रिलीज नहीं होने देंगी जिसकी वजह से और भी ज्यादा कमी हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन कॉज कर देगा एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस इन हाइपोडोपामिनर्जिक, ठीक है। तो ये एंटी साइकोटिक मेडिकेशन हाइपर में यूज होती है, ना कि हाइपोडोपामिनर्जिक। तो डोपामिन का भी रोल है कहीं ना कहीं, न्यूरोट्रांसमीटर है, और इसका भी रोल है कहीं ना कहीं स्किज़ोफ्रेनिया के डेवलप होने के लिए। इसके अलावा अदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भी रहते हैं, जैसे आपका आता है नॉरएपिनेफ्रिन रहता है, ठीक है, नॉरएपिनेफ्रिन रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आप और देखोगे तो सेरोटोनिन देखने को मिलेगा, ठीक है, गाबा देखने को मिलेगा, गाबा इज, गामा क्या होता है, गामा अमाइनो ब्यूट्रिक एसिड, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गामा अमाइनो ब्यूट्रिक
एसिड, ठीक है। तो ये गाबा की फुल फॉर्म एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन, गाबा और जो भी न्यूरो रेगुलेटर्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं और एंडोर्फिन्स हैं, ये भी क्या करते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं, ठीक है। तो पहला जो बायोलॉजिकल के अंदर हमने देखा था दैट वाज जेनेटिक, ठीक है। और थर्ड जो हम सेकंड जो हमने देखा दैट वाज न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या रोल है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर्स की थ्योरी क्या कहेंगे। अब हम जो तीसरा पार्ट इसके अंदर देखेंगे बायोलॉजिकल के अंदर, जो तीसरा पार्ट देखेंगे दैट वाज न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरीज भी बनी, ठीक है। न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरीज, ठीक है। न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरीज ने ऐसा बोला कि जो भी स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उनके अंदर क्या होता है, ये क्या है आपका, ठीक है, ये क्या है फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, एंड दिस वन इज द लिम्बिक कॉर्टेक्स, ठीक है। फ्रंटल एरिया है और लिम्बिक एरिया, ठीक है। तो फ्रंटल एरिया में क्या होता है, ये किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए, ठीक है, जैसे थिंकिंग है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। वहीं पे जो लिम्बिक एरिया है वो क्या करता है, डेंजर्स को असेस करना, ठीक है, इमोशंस को मेंटेन करना, ठीक है, मैनेज करना। तो ये काम किसका है, फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक कॉर्टेक्स का, ठीक है। लेकिन अगर आप स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट का सीटी कराओ, एमआरआई कराओ, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या दिखेगा कि फ्रंटल कॉर्टेक्स और जो लिम्बिक कॉर्टेक्स है इस एरिया में क्या है, डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। फ्रंटल कॉर्टेक्स और लिम्बिक कॉर्टेक्स क्या है, डेवलप नहीं है। आपको जब भी आप सीटी या एमआरआई कराओगे तो उस कंडीशन में आपको क्या दिखेगा कि ऐसे पर्सन में क्या दिखेगी, एट्रोफी दिखेगी और डिक्रीज ब्रेन वॉल्यूम दिखेगा, ठीक है। एट्रोफी दिखेगी एंड डिक्रीज ब्रेन वॉल्यूम दिखेगा, ठीक है। ब्रेन वॉल्यूम क्यों डिक्रीज दिखेगा, क्योंकि ये एरिया प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, ये एरिया प्रॉपर्ली डेवलप, सेरेब्रम एरिया प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या दिखेगा आपको, सॉरी, सेरेब्रम एरिया प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या दिखेगा, डिक्रीज ब्रेन वॉल्यूम और एट्रोफी दिखेगी, ठीक है। तो न्यूरोस्ट्रक्चरल थ्योरीज ने भी बोला है कि जो भी स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं अगर उनका सीटी या एमआरआई कराया जाए तो उस कंडीशन में एट्रोफी और डिक्रीज ब्रेन वॉल्यूम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अभी हमने तीन चीजें बायोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर डिस्कस कर ली है, दैट वाज जेनेटिक थ्योरी जो रहती है, ठीक है, जेनेटिक जो रहता है, ठीक है। इसके अलावा आपका आ जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर्स हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, और न्यूरो स्ट्रक्चर, ये तीनों हमने इन डिटेल में डिस्कस कर लिया, ठीक है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे साइकोडायनामिक थ्योरी, ओके। साइकोडायनामिक थ्योरी बेसिकली जो फ्रूट्स हैं और जो दूसरे साइको एनालिस्ट हैं उनके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। उन्होंने जो स्टडीज की है रिलेटेड टू स्किज़ोफ्रेनिया उनके ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो फ्रूट ने ऐसा बोला, अगर हम फ्लूइड की सबसे पहले फ्लूइड की थ्योरी की बात करें तो फ्लूइड ने बोला रिग्रेशन टू प्राइमरी, रिग्रेशन टू प्राइमरी नार्सिसिज्म, ठीक है। मतलब अगर एक इंडिविजुअल कोई भी स्ट्रेस फेस कर रहा है, कोई भी एंजाइटी फेस कर रहा है, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा, अपने बेबीहुड पे रिटर्न करेगा, ठीक है। बेबीहुड कैसा होता है कि वहां पे अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, ओके। तो बेबीहुड कैसा होता है कि जैसे वहां पे किसी भी चीज की फिक्र नहीं होती, कोई भी दुनियादारी से मतलब नहीं होता, एक बच्चा अपनी ही एक्टिविटी में बिल्कुल इंडल्ज रहता है, ठीक है। वैसे ही नॉर्मल अडल्ट क्या करेगा, अपने बेबीहुड में रिटर्न करेगा, रियलिटी से ब्रेक डाउन करके, रियलिटी से कट करके वो क्या करेगा, अब अपनी ही दुनिया में मस्त है, अपना ही फैंटेसी वर्ल्ड बना रहा है, ठीक है। तो फ्रूड ने क्या बोला कि एक जब इंडिविजुअल किसी भी स्ट्रेस के कांटेक्ट में आएगा, कोई भी उसके पास प्रॉब्लम आएगी, कोई चीज वो फेस करेगा, तो वो रिग्रेशन करेगा टू द प्राइमरी नार्सिसिज्म, ठीक है। तो ऐसा उसने बोला, फ्रूड ने बोला, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें दूसरे साइको एनालिस्ट थ्योरीज थे जिन्होंने ऐसा बोला कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, जो दूसरे
साइको एनालिस्ट है, उन्होंने बोला कि जो भी स्किज़ोफ्रेनिया जिनको डेवलप है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म लाइक डिनाइल है, ठीक है, डिनाइल कर देंगे कि ये सिचुएशन रियल नहीं है या ये प्रॉब्लम रियल नहीं है, कोई ऐसी चीजें डिनाइल कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा प्रोजेक्शन शो करेंगे, ठीक है, जो भी उनके थॉट्स हमेशा उनको दूसरों को ब्लेम करेंगे उसके लिए, ठीक है। क्या बोलेंगे कि हो सकता है आप ऐसा बोले कि दूसरे मुझे देख रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन शो करेंगे। इसके अलावा स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग मतलब या तो वो एक कंप्लीट सिचुएशन में सारी चीजों को अच्छा देख लेंगे, या तो एक कंप्लीट एक सिचुएशन में सारी ही चीजों को बुराई बुराई मतलब बुरा देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है। तो ऐसा बोला गया कि जो भी पर्सन है जो स्किज़ोफ्रेनिया से अफेक्टेड है, वो बहुत ज्यादा क्या यूज करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ अदर थ्योरीज भी बनी, या अदर थ्योरीज अदर स्टडीज हुई, जैसे डिसफंक्शनल फैमिली रिलेशनशिप्स, ठीक है, डिसफंक्शनल ठीक है, डिसफंक्शनल फैमिली रिलेशनशिप। अगर कोई ऐसी फैमिली है जहाँ पे जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन रिलेशनशिप्स हैं, तो वहां पे जो एक बच्चा होगा वो क्या हो करेगा, कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, उसकी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व नहीं रह पाएंगे, ठीक है, और साथ ही साथ उसका प्रॉपर जो डेवलपमेंट होना है वो भी नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं निग्लेक्ट, इमोशनल निग्लेक्ट देखने को मिलेगा। तो इन लोगों को भी स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के चांसेस हैं, वो आगे जाके बड़े होंगे, क्या होंगे, इनके अंदर मिसट्रस्ट डेवलप होगा, कंफ्यूजन डेवलप नहीं। तो कहीं ना कहीं डिसफंक्शनल फैमिली रिलेशनशिप भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, ठीक है। अब कंप्लीटली डिसफंक्शनल ऐसा नहीं है कि हर एक बच्चा जो कि एक ऐसी फैमिली में बड़ा है उसको आगे जाके स्किज़ोफ्रेनिया हो, ऐसा नहीं। कभी कभी जेनेटिक वल्नरेबिलिटी के साथ मिलती, ठीक है, एक पर्सन है उसको जेनेटिक मतलब जेनेटिक चांसेस भी है, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी भी है वो, प्लस ये कंडीशन इंक्लूड है, ठीक है, देन क्या हो सकता है, स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन, डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन। डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन में बोले क्या, जब पेरेंट्स या कोई भी अथॉरिटेटिव पर्सन जो है, ठीक है, वो दो या तीन कॉन्ट्राडिक्टरी मैसेजेस, ठीक है, क्या करता है, कन्वे करता है पर्सन को, कन्वे करता है बच्चे को, तो वो क्या होता है उसके अंदर कंफ्यूजन लीड आउट हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मदर जो है वो अपने बच्चे से बोल रही है कम एंड हग मी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो बोल रही है कि हाँ आओ मुझे गले लगाओ, ठीक है, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जो भी जैसा उसकी बॉडी लैंग्वेज बोल रही है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, और अगर वो उसके पास आया तो उसको मारे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दो तरीके की मैसेज कन्वे हुए हैं बच्चे को, कि एक तो वो बोल रहे हैं कि हाँ कम एंड हग में, और दूसरा उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ और अलग बोल रही है। तो ये क्या है, कंफ्यूजन को लीड आउट कर रही है, और ऐसे भी बच्चे आगे जाकर कहीं ना कहीं मिसट्रस्ट और कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ये क्या है, डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं स्किज़ोफ्रेनिया को डेवलप कर रही है, ठीक है। तो डिसफंक्शनल फैमिली रिलेशनशिप्स हो गए, डबल ब्लाइंड कम्युनिकेशन। इसके अलावा मदर चाइल्ड रिलेशनशिप, ठीक है, मदर चाइल्ड रिलेशनशिप में क्या है कि अगर जो मदर है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर की है, बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर की है, तो उसके जो बेबी होते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो ये किसके अंदर है, ये अदर थ्योरीज के अंदर आया था, साइकोएनालिस्ट ने इसको असेस किया है, ठीक है। तो ये किसके अंदर था, साइकोडायनेमिक थ्योरीज के अंदर। नेक्स्ट कुछ अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे लो इंटेलिजेंस, ठीक है, पॉवर्टी है, ठीक है, डाइवोर्स हुआ है किसी का, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सोशल कल्चरल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स एक इंडिविजुअल को स्ट्रेस देते हैं, और जब उनका माइंड जो है वो ये स्ट्रेस झेल नहीं पाता, तो उनके सारे फंक्शंस में ऑल्टरेशंस हो जाती हैं, जिसमें जिसकी वजह से स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो जाता है। अदर फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। So these are the etiological factors for schizophrenia, जिसको हमने in detail डिस्कस किया। नेक्स्ट आता है
क्लिनिकल फीचर्स, ओके, क्लिनिकल फीचर्स मतलब कि अगर एक पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप हो रहा है तो उसके अंदर कुछ सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, कुछ क्या मिलेंगे, सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो क्लिनिकल फीचर्स को दो पार्ट में मेजरली, ठीक है, मेजरली की बात करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो हमारा प्राइमरी एंड प्राइमरी एंड ठीक है, और एक हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स, ठीक है। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स, इन सिम्टम्स को किसने दिया है, यूजीन यूलर ने दिया, ठीक है। मतलब जिसने टर्म स्किज़ोफ्रेनिया को कॉइन किया उन्होंने क्या किया, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स दिए, ठीक है। तो प्राइमरी सिम्टम्स इन्होंने बोला कि प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया में जिसको इन्होंने 4A से डिनोट, ठीक है, 4A से डिनोट किया। मतलब अगर आपको ये 4A मिल रहे हैं एक पर्सन के अंदर तो आप बोल सकते हो उसको स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है। इन 4A मिलने के बाद भी, इन सिम्टम्स, इन 4 सिम्टम्स को मिलने के बाद भी कुछ अलग सिम्टम्स भी दिखते हैं, ठीक है, उनको उन्होंने बोला है सेकेंडरी सिम्टम्स, ठीक है। तो बिल्कुल कंफर्म हो जाओगे कि क्या है, एक पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स में हम 4A's की बात करते हैं, यूजीन यूलर ने 4A's दिए थे। सबसे पहला है सबसे पहला है अफेक्शन डिस्टर्बेंस, ओके। अफेक्शन डिस्टर्बेंस मतलब स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने से पहले मुझे अपनी मदर से बहुत ज्यादा अफेक्शन था, बहुत ज्यादा लगाव था, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने के बाद मुझे अपनी मदर से कोई लगाव नहीं है, कोई इमोशनल रिस्पॉन्स में जनरेट नहीं करती उनके लिए। तो ये क्या है, अफेक्शन डिस्टर्बेंस हो रही है। तो ये एक प्राइमरी सिम्टम्स के अंदर इसको रखा गया है स्किज़ोफ्रेनिया। तो अगर हम अफेक्शन डिस्टर्बेंस को बोले तो इनएबिलिटी इमोशनल रिस्पॉन्स, ठीक है, कोई इमोशनल रिस्पॉन्स नहीं जनरेट, ठीक है। नेक्स्ट 4A में एक ए हमने डिस्कस कर लिया, जो नेक्स्ट ए है दैट विल बी आर्टिस्टिक थिंकिंग, ठीक है। ये थिंकिंग है, ये क्या है, एक थॉट प्रोसेस है, इसका thought process in which the individual is unable to relate to others or environment, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं ऑटिस्टिक थिंकिंग, ठीक है, तो ऑटिस्टिक थिंकिंग जैसे ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं ना, बाहर आग लग जाए, बाहर लड़ाई हो रही हो, बाहर कोई गिर जाए, ठीक है, कोई भी मिसहैपनिंग हो जाए, उन्हें कोई मतलब नहीं, वो चुपचाप अपना अपने जो काम कर रहे हैं उसमें बिजी रहते हैं। सो वैसे ही ऑटिस्टिक थिंकिंग ये वाले पर्सन भी क्या करते हैं, जब अगर एक पर्सन के अंदर ऑटिस्टिक थिंकिंग डेवलप हो रही है तो उसमें क्या करेंगे, ये इन्हें कोई मतलब नहीं है कि रियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इन्हें कोई मतलब नहीं है एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, ये जस्ट क्या करेंगे, अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में खुश होंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम ऑटिस्टिक थिंकिंग, ठीक है। तो ऑटिस्टिक थिंकिंग भी एक प्राइमरी सिम्टम है जिसे स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर रखा है। नेक्स्ट जो आपको सिम्टम्स दिखेगा दैट इज एसोसिएशन लूजनेस। एसोसिएशन लूजनेस मतलब जो भी हम यहाँ पे स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट से बात करेंगे
वो उसका एग्जैक्ट आंसर ना देके बिल्कुल हमें इधर उधर घुमा रहा है, उसी की चीज के बारे में बता रहा है, बट जो हमने पूछा है एग्जैक्ट वो नहीं बता रहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन के साथ एसोसिएट नहीं कर पा रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उस क्वेश्चन के साथ, तो ये लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन कहलाता है। ठीक है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, इनेबिलिटी ऑफ अ पर्सन, उसको बोल सकते हैं इनेबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू थिंक लॉजिकली। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं दे पा रहा है, बिल्कुल कुछ नहीं बोल पा रहा है, एसोसिएशन क्या है उसका, लूज। ठीक है, तो 4 ए हमने डिस्कस, 3 ए हमने डिस्कस किए हैं। अफेक्शन, एक ए से होता है अफेक्शन। ठीक है, अफेक्शन हमने डिस्कस कर लिया। ऑटिस्टिक थिंकिंग हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमने एसोसिएशन डिस्कस कर लिया। एंड जो नेक्स्ट आता है दैट इज एम्बिवेलेंस। ओके, एम्बिवेलेंस, एम्बिवेलेंस का मतलब क्या है, इसमें एक पर्सन दो अपोजिट फीलिंग्स रखता है। ठीक है, एक सिमिलर थिंग के लिए, सिमिलर सिचुएशन के लिए, सिमिलर पर्सन के लिए। जैसे मैं एक पर्सन को पसंद भी करती हूँ और मेरे मैं उसको मतलब उससे नफरत भी होती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एक ही टाइम में जो पर्सन दो कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स रखता है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशन शो करता है फॉर द सेम पर्सन, तो उसको हम बोल रहे हैं एम्बिवेलेंस। ठीक है, एम्बिवेलेंस। contradictory emotions or, ठीक है, or opposite feelings towards opposite feelings towards same person। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स थे दीज आर दी प्राइमरी सिम्टम्स। ठीक है, जिसमें अफेक्शन पर्सन शो नहीं करेगा, ऑटिज्म के फीचर्स दिखाएगा, और एम्बिवेलेंस, कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशंस या फिर अपोजिट फीलिंग्स एक ही पर्सन के लिए रखना, और नेक्स्ट क्या है, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। तो ये चारों जो एग्जाम्पल है दैट इज मतलब जो ये 4 एज है ये क्या है, प्राइमरी सिम्टम्स है जो कि यूजीन ब्यूलर ने। ठीक है, अब यूजीन ब्यूलर ने बोला कि जब ये सिम्टम्स डेवलप होंगे, ठीक है, जब ये सिम्टम्स क्या होंगे, डेवलप होंगे। ठीक है, तो इसके अलावा भी एक पर्सन के अंदर, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट के अंदर कुछ और फंक्शंस भी दिखेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सिम्टम्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं जिनको हम सेकेंडरी सिम्टम्स। ठीक है, सेकेंडरी सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या दिखेगा, डिसऑर्डर ऑफ थॉट देखने को मिलेगा। जैसे आपको इसमें फ्लाइट ऑफ आइडियाज, एक आइडिया मतलब एक थॉट से दूसरे थॉट के ऊपर स्किप करना, जिसको हम बोलते हैं फ्लाइट ऑफ आइडियाज। ठीक है, इसके अलावा आपको पोवर्टी ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा। ठीक है, पोवर्टी ऑफ स्पीच देखने को मिलेगा, मतलब पोवर्टी ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि स्पीच का जो प्रोडक्शन है बहुत ज्यादा डिक्रीज है। ठीक है, मतलब स्पीच नहीं निकल। ठीक है, पोवर्टी ऑफ आइडिएशन देखने को मिलेगा इसमें, मतलब स्पीच प्रॉपर है बट आइडियाज नहीं आ रहे। ठीक है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं होगी, लेस इंफॉर्मेशन, लेस कंटेंट बाहर निकलता है, दैट इज पोवर्टी ऑफ आइडिएशन। ठीक है, थॉट ब्लॉकिंग देखने को मिलेगी। थॉट ब्लॉकिंग मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो भी उनके थॉट होते हैं उनमें सडन इंटरप्शन हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज थॉट ब्लॉकिंग। इसके अलावा डेल्यूजन्स मिलेंगे देखने को, डेल्यूजन्स लाइक डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर देखने को मिलेगा, परसिक्यूशन देखने को मिलेगा, जहां पे पर्सन को लगेगा कि कोई मुझे हार्म करना चाहता है, कोई मुझे जहर देना चाहता है। ठीक है, तो ये सारे क्या है, डेल्यूजन्स देखने को मिलेंगे। तो डिसऑर्डर ऑफ देखने को मिलेगा। इसके अलावा डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसे इल्यूजन। इल्यूजन मतलब कि कमरे में पड़ी रस्सी सांप लग रही है। ठीक है, मतलब चीज प्रेजेंट है बस उसको मिस परसीव करना, दैट इज इल्यूजन। ठीक है, हैलुसिनेशंस देखने को मिलेंगे। हैलुसिनेशंस मतलब कोई चीज है नहीं फिर भी हमें दिखाई दे रही है, फिर भी हमें सुनाई दे रही है, तो दैट इज हैलुसिनेशंस। ठीक है, तो इल्यूजंस और हैलुसिनेशंस डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे। डिसऑर्डर ऑफ मोटर देखने को मिलेगा, मतलब कैटाटोनिक्स ट्यूपर वगैरह, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट वगैरह आपको देखने को मिलेगी, इसको भी मानी डिस्कस करेंगे। डिसऑर्डर ऑफ मोटर, इंक्रीज मोटर एक्टिविटी। ठीक है, रिजिडिटी, हिपोप्रेक्सिया। ठीक है, हिपोप्रेक्सिया, ये सारी एक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है,
इसके अलावा अगर आप देखें तो आपको और क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी, पुअर जजमेंट। ओके, तो जो ऐसे लोग जो होते हैं जिनको स्किज़ोफ्रेनिया है, उनके क्या होता है, पुअर जजमेंट होती है, लॉस ऑफ इंसाइट, मतलब उनको खुद की कंडीशन के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं होती है, और सुसाइडल टेंडेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। इंक्रीज होती है सुसाइडल टेंडेंसीज ड्यू टू कमांड हैलुसिनेशंस। ठीक है, वो बोलेंगे कि कोई मुझसे बोल रहा है कि तुम यहाँ से कूद जाओ, तो ये क्या है, कमांड हैलुसिनेशन है। तो सुसाइडल टेंडेंसीज ऐसे पर्सन में बहुत ज्यादा डेवलप रहती है। एपैथी डेवलप रहती है। ठीक है, एपैथी होने के चांसेस रहते हैं। सो ये क्या है, सेकेंडरी सिम्टम्स है। तो यूजीन डूलर ने प्राइमरी सिम्टम्स दिए थे, जिन्होंने बोला 4 एज थे, जिसको हमने इन डिटेल डिस्कस किया। उन्होंने बोला ये सिम्टम्स मिलने के बाद कुछ और सिम्टम्स भी हैं जिसको हम सेकेंडरी सिम्टम्स बोलते हैं। ठीक है, सो ये क्या था, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सिम्टम्स। नेक्स्ट जो थे दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स। ठीक है, दूसरा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स में भी रखा गया। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स। सबसे पहले पॉजिटिव सिम्टम्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, सिम्टम्स, पॉजिटिव सिम्टम्स वो सिम्टम्स है जो एक पर्सन के अंदर डेवलप नहीं होने चाहिए थे पर वो डेवलप है। ठीक है, मतलब ये चीजें एब्सेंट होनी चाहिए थी और ये चीजें हैं। ठीक है, तो दीज आर दी सिम्टम्स, these are the symptoms that are present in the that are present in the patient and are need to be absent. Need to be absent. ठीक है, जैसे क्या क्या हो सकता है आपका, hallucination, ठीक है, delusion, suspiciousness, suicidal tendencies। तो ये सारे सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि नहीं प्रेजेंट होने चाहिए थे पर एक इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेगेटिव सिम्टम्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेगेटिव सिम्टम्स, तो देखिए जब हम स्किज़ोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट होता है तो एक प्रॉपर ग्राफ फॉर्म होता है। ठीक है, कि एक स्किज़ोफ्रेनिया स्टार्ट हुआ, यहाँ पे उसको ट्रीटमेंट दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद वो वापस से नीचे आया, और नीचे आने के बाद कहाँ चला जा रहा है, बिल्कुल और नीचे चला जाता, मतलब एक नॉर्मल जो रेंज थी यहाँ पे आके बिल्कुल उसको ठीक हो जाना था। ठीक है, लेकिन वो ठीक ना होके और भी ज्यादा नेगेटिव सिम्टम्स कर रहा है, बात ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल कोने में बैठ जा रहा है। ठीक है, और रिएक्ट नहीं कर रहा रियलिटी के साथ। ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहा, वो तो कोई भी चीज बोलेगा नहीं, म्यूटिज्म पे चला जाएगा, शाय फील कर रहा है, अलोन फील कर रहा है, दैट इज नेगेटिव सिम्टम्स। वो सिम्टम्स जो कि अगर हम इसको डिफाइन करें, ठीक है, तो the symptoms that are developed the treatment after the treatment and in which the patient feels alone, shy, mutism, ठीक है, पैथी, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव सिम्टम्स थे जिसके बेस पे भी क्लिनिकल फीचर्स को डिस्कस किया। इसके अलावा कर्ट स्नाइडर आए। ठीक है, कर्ट स्नाइडर इन 1959 में इन्होंने फर्स्ट रैंक सिम्टम्स दिए, जैसे इसमें हालुसिनेटरी वॉइसेस आएंगी। ठीक है, हालुसिनेटरी वॉइसेस हैं। ठीक है, ऐसी आवाजें सुनना जो कि एग्जिस्ट नहीं है, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती, फिर भी पेशेंट को सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट थॉट ईगो। इसमें पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी उसके थॉट्स हैं वो दूसरे लोग भी सुन सकते हैं, दूसरे लोग भी उसको समझ सकते हैं। ठीक है, दैट इज थॉट ईगो। नेक्स्ट इज थॉट इंसर्शन। ठीक है, थॉट इंसर्शन में पर्सन को ऐसा लगता है कि उसके अंदर एक पर्टिकुलर थॉट को इंसर्ट किया है किसी एक्सटर्नल फोर्स ने। ठीक है, दैट इज थॉट इंसर्शन। नेक्स्ट आता है सोमैटिक पैसिविटी। क्या पैसिविटी,
ठीक है, सोमैटिक सेंसेशंस मिलते हैं यहाँ पे, कोई भी बॉडीली सेंसेशंस मिल रहे हैं, दैट इज वो पर्सन को ऐसा लग रहा है कोई भी मतलब लाइक बॉडीली सेंसेशन मिल रहा है, वैसे काइंड ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज ग्रेट वॉल्यूशंस, मतलब यहाँ पे पर्सन को रोबोट जैसा फील होगा। रोबोट जैसा फील होने का मतलब है कि यहाँ पे पर्सन को ऐसा लगेगा कि जो भी उसके एक्शंस हैं वो कोई एक्सटर्नल फोर्स कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू सिक्स्थ। सिक्स्थ क्या है? मेड फीलिंग्स। ठीक है, फीलिंग्स मतलब कोई उसके अंदर एक पर्टिकुलर फीलिंग किसी ने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर्ट्ज़-स्नाइडर ने बोली थी, ये फर्स्ट ट्रांस सिम्टम्स 1959 में किए। ठीक है, तो अगर हम क्लिनिकल फीचर्स का एक शॉर्ट समरी लें तो इसमें हमने पढ़ा यूजीन ब्यूलर के पॉजिटिव नेगेटिव, यूजीन ब्यूलर के प्राइमरी सेकेंडरी सिम्टम्स, इसके अलावा हमने पढ़ा पॉजिटिव नेगेटिव सिम्टम्स और कर्ट्ज़-स्नाइडर के सिम्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट ये जो सिम्टम्स है जो हमने पढ़े थे उसमें सेकेंडरी सिम्टम्स में थॉट एंड स्पीच डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ परसेप्शन, डिसऑर्डर ऑफ अफेक्ट, मोटर बिहेवियर के डिसऑर्डर, अदर फीचर्स भी रहेंगे, डिक्रीज फंक्शनिंग रहेगी वर्क में, सोशल रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे, सेल्फ केयर नहीं कर पाएगा पर्सन, अपनी इनसाइट उसको पता नहीं होगा अपनी डिजीज के बारे में, एंड वो जजमेंट विल बी। नेक्स्ट गोना डिस्कस अबाउट paranoid types of schizophrenia। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। तो टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? सबसे पहला है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया को पर्सिक्यूटरी स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। ठीक है, पर्सिक्यूटरी स्किज़ोफ्रेनिया भी कहते हैं। ठीक है, अब जहां पे भी वर्ड पैरानॉइड आ जाए, ठीक है, तो वहां पे मतलब होता है शक। ठीक है, पेशेंट के अंदर डाउट। ठीक है, तो जहां पे भी वर्ड पैरानॉइड या पर्सिक्यूटरी आ जाए मतलब पेशेंट जो है ही इज हैविंग अ डाउटनेस। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं अग्रेशन शो करेगा। तो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया जो है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया भी, तो पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में क्या आएगा? पेशेंट को क्या है? डाउटनेस है। ठीक है, और वो अग्रेशन शो करेगा। इसमें क्योंकि डेल्यूजन है, ठीक है, क्योंकि पैरानॉइड है और साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे डेल्यूजन्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, डेल्यूजन्स देखने को मिलेंगे, इसे डेल्यूजनल भी बोलते हैं, डेल्यूजनल स्किज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं। सो जैसे क्या मिलेगा? डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे पर्सन को ऐसा डिल्यूजन होता है, ऐसा मतलब ऐसा वो सोचता है कि जो सामने वाला पर्सन है, जो दूसरा पर्सन है, वो क्या कर रहा है? मुझे हार्म करने की कोशिश कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ कोई प्लान बना रहा है और वो मुझे जहर देना चाहता है, मुझे मारना चाहता है। तो ये किस तरीके का डिल्यूजन है? डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, जबकि ऐसा कोई रियल प्रूफ इसके खिलाफ नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीके का डिल्यूजन। नेक्स्ट जो दिखेगा दैट इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस में पर्सन जो है, जो भी स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, उसको ये लगता है कि सामने अगर दो लोग बात कर रहे हैं तो वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर उन दोनों के बीच में कोई डिस्कशन चल रहा है तो उसके लिए मेरा डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, तो दैट इज डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो डिल्यूजन देखने को मिलेगा दैट इज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी। ठीक है, ग्रैंडियोसिटी। ग्रैंडियोसिटी में कैसा डिल्यूजन होता है कि यहाँ पे जो पर्सन है, ठीक है, उसको ऐसा लगेगा कि उसके पास बहुत सुपर नेचुरल पावर्स हैं, या उसका कनेक्शन डीएम से है, एमएलए से है। ये सारी चीजें क्या है? डिल्यूजन है, जबकि ऐसा कोई रियल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट वो कैसे है? डिल्यूजन में है। ठीक है, तो ये तीन तरीके के डिल्यूजन आपको पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में देखने को मिले। इसके अलावा हैलुसिनेटरी वॉइसेस भी रहती है साथ ही साथ पैरानॉइड। ठीक है, the next one is heavy phrenic schizophrenia. Okay, so heavy phrenic schizophrenia को क्या बोलते हैं? disorganized schizophrenia भी बोलते हैं। ठीक है, तो heavy phrenic schizophrenia मतलब यहाँ पे जो पर्सन है, जो पेशेंट है, वो क्या करेगा? जब भी उसको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो कौन सी फील्ड में चला जाएगा? एकदम बच्चों की तरह बिहेव करने लग जाएगा, जैसे मिरर में देख के हंसना। ठीक है, बिन बात के हंसना, मिरर में देख के बातें करना। ठीक है, या फिर यूरिनेट करना कपड़ों में, फीसेस पास करना कपड़ों में।
सो ये एक टाइप है किसका, स्किज़ोफ्रेनिया का, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, हेमिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, सो हेमिफ्रेनिक स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली क्या है, एक डिसऑर्गेनाइज्ड स्किज़ोफ्रेनिया है, जहां पे एक जो पर्सन है वो क्या हो जाएगा, प्री मॉर्बिड पर्सनालिटी में चला जाएगा और साथ ही साथ बच्चे की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया, तो कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसा टाइप है, इट्स अ टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, type of schizophrenia in which motor activities are extreme. ठीक है, the types of schizophrenia in which the motor activity is extreme, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक तो एक्साइटमेंट है, एक स्ट्यूपर है। ठीक है, मतलब कैटाटोनिक एक्साइटमेंट एंड कैटाटोनिक स्ट्यूपर। एक्साइटमेंट है तो ऑब्वियस है जो भी मोटर एक्टिविटीज रहेंगी यहाँ पे क्या होंगी, जो भी मोटर एक्टिविटीज रहेंगी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज रहेगी। ठीक है, इसके अलावा जो स्पीच का प्रोडक्शन होगा वो भी बहुत ज्यादा इंक्रीज रहेगा, क्योंकि एक्साइटेड है बहुत ज्यादा, जल्दी जल्दी बोलेगा, और जिसकी वजह से लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन रहेगा। ठीक है, तो लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये किसके मतलब किसके अंदर आ रहा है, कैटाटोनिक एक्साइटमेंट के अंदर आ रहा है। दूसरा जो पार्ट है दैट इज कैटाटोनिक स्ट्यूपर। स्ट्यूपर मतलब यही एक्टिविटीज में रिटार्डेशन आ जाए। ठीक है, जैसे रिजिडिटी, ठीक है, पर्सन एक जगह से हिल नहीं रहा है, मूव भी नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो दैट इज रिजिडिटी। ठीक है, ईगो ले लिया, ईगो ले लिया देखने को मिलेगा, कोई बात आपने पेशेंट से बोली है और वो वही चीज रिपीट कर रहा है। ठीक है, फ्रेजेस आपके रिपीट कर रहा है, वर्ड्स आपके रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इमिटेट करना, बेसिकली इमिटेट करना। ठीक है, नेक्स्ट इज ईगोप्रेक्सिया। ईगोप्रेक्सिया, एक ईगोलेलिया में डिफरेंस है। लेलिया में क्या होता है, बेसिकली जो भी वर्ड्स होते हैं, जो भी फ्रेजेस होते हैं वो उनको रिपीट करता है। प्रेक्सिया में जो भी एक्शंस हैं वो क्या करता है, उनको रिपीट करता है। ठीक है, जैसा आप एक्शन करोगे वैसे वो भी करके दिखाएगा, दैट इज ईगोप्रेक्सिया। ठीक है, सो स्टूपर में और स्टूपर देखने, स्टूपर मतलब कि पर्सन जो है वो बिल्कुल रियलिटी से कट ऑफ हो गया, उसको पता नहीं सराउंडिंग में क्या चल रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो बस एक जगह बैठा है, तो दैट इज स्टूपर। ठीक है, ये सारे फीचर्स आपको कैटाटोनिक स्टूपर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एम्बी टेंडेंसी भी आप देख सकते हैं। ठीक है, एम्बी टेंडेंसी। ठीक है, तो एम्बी टेंडेंसी मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि ये चीज क्या मुझे करनी चाहिए, क्या मुझे नहीं करनी चाहिए। एक एम्बी टेंडेंसी भी ऐसे पर्सन में देखने को मिलती है। तो कैटाटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया बेसिकली कहीं ना कहीं साइकोमोटर एक्टिविटी से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट कम्स टू रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा फेजेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया में अगर हम देखें फेज ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया में सबसे पहला फेज आता है प्रोड्रोमल फेज। ठीक है, सेकेंड फेज आएगा एक्टिव फेज, एंड थर्ड जो फेज रहेगा दैट विल बी द रेसिडुअल फेज। ठीक है, रेसिडुअल। ये जो तीन फेज है स्किज़ोफ्रेनिया के, इसमें क्या होता है, जो प्रोड्रोमल फेज है लगभग स्किज़ोफ्रेनिया डेवलप होने से एक साल पहले ही सिम्टम्स आएंगे, जैसे अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, ये सारे सिम्टम्स कब स्टार्ट हो रहे हैं, एक साल पहले स्टार्ट हो रहे हैं, तो जिसको बोलते हैं प्रोड्रोमल फेज। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्टिव फेज। एक्टिव फेज मतलब जहां पे मतलब बिल्कुल ही एकदम एक्टिव स्किज़ोफ्रेनिया चल रहा है, पूरे डिल्यूजन्स हो रहे हैं, हालुसिनेशंस हो रहे हैं। ठीक है, स्टूपर देखने को मिल रहा है, तो ये सारी चीजें कब है, एक्टिव फेज में चल रही है, मतलब बिल्कुल स्किज़ोफ्रेनिया मतलब बिल्कुल एक्टिव फेज में चल रही है। नेक्स्ट है रेसिडुअल। रेसिडुअल मतलब ठीक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, ट्रीटमेंट दे दिया, ट्रीटमेंट देने के बाद उसके अंदर नेगेटिव, एक ग्राफ पड़ा था ना, उसके अंदर नेगेटिव सिम्टम्स आ रहे हैं, तो ठीक ठीक हो गया, ठीक होने के बाद उसे नॉर्मल में आना था, बट नॉर्मल से भी नीचे जा रहा है, दैट इज नेगेटिव सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं रेसिडुअल फेज। ठीक है, तो अगर हम रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया को देखें तो रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया वो स्किज़ोफ्रेनिया है
जिसमें क्या है, पास्ट में कभी स्किज़ोफ्रेनिक एपिसोड आए हो, उसका ट्रीटमेंट हुआ हो, और उसके बाद अब दोबारा से क्या हुआ है, उसके अंदर सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, तो दैट इज रेसिडुअल स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया, ऐसा स्किज़ोफ्रेनिया जिसका कोई सब टाइप नहीं है, या जिसके एक से या दो से ज्यादा सब टाइप है, जिसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा जा रहा है, वो ऐसे सिम्टम्स दिखा रहा है, तो उसको हमने क्या बोल दिया है, अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो ये टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया है। ठीक है, जिसमें पैरानॉइड था, हेबिफ्रेनिक था, कैटाटोनिक था, रेसिडुअल था, एंड द अनडिफरेंशिएटेड स्किज़ोफ्रेनिया। नेक्स्ट आ गई डायग्नोसिस, तो क्या क्या डायग्नोसिस कराएंगे, तो स्किज़ोफ्रेनिया के डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन जो रहेंगे, दैट विल बी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। ठीक है, एमएसई आप कराओगे पेशेंट का मेंटल स्टेटस चेक करने के लिए, हालुसिनेशंस कितने लेवल पे हो रहे हैं, डेल्यूजन्स कितने हो रहे हैं, पेशेंट के ओरिएंटेशंस लेवल क्या क्या है, तो वो सब चीजों को असेस करने के लिए मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन कराओगे। डिटेल्ड साइकियाट्रिक हिस्ट्री लोगे। ठीक है, डिटेल आपको क्या लेनी है, साइकियाट्रिक हिस्ट्री लेनी है। ICD-10 क्राइटेरिया जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में पढ़ा है, ICD-10 क्राइटेरिया के बेस पे डायग्नोस करोगे कि उसे किस क्राइटेरिया में रखना है। एंड द नेक्स्ट इज सीटी स्कैन और एमआरआई देखोगे, क्यों, क्योंकि न्यूरो स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज को फाइंड आउट करने के लिए भी आपको क्या करना है, सीटी स्कैन और एमआरआई को परफॉर्म कराना है। So these are the diagnostic evaluations for schizophrenia. नेक्स्ट आर द ट्रीटमेंट मोडालिटीज, क्या क्या ट्रीटमेंट आप दोगे, तो फार्माकोथेरेपी ऑब्वियस है, फार्माकोथेरेपी देंगे, जिसमें हमने पहली बात बोली थी कि एंटी साइकोटिक्स दे रहे हैं। ठीक है, एंटी साइकोटिक्स देंगे, वो क्या करेंगी, कहीं ना कहीं हमने इसको पूरा डिस्कस किया है, साइकोसिस के सिम्टम्स को रिड्यूस करेगी, डोपामिन ट्रीटमेंट रिसेप्टर्स को डाउन कर देगी, तो हैलोपेरिडोल ले सकते हो। ठीक है, हैलोपेरिडोल ले सकते हो। ठीक है, और क्लोरप्रोमाजीन दे सकते हो, प्रोमाजीन दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एंक्सियोलिटिक्स या सेडेटिव्स भी दे सकते हो ताकि पेशेंट जो है वो नींद में रहे, इसके लिए अल्प्राजोलाम दे सकते हो। ये अल्प्राजोलाम, ठीक है, अल्प्राजोलाम भी हम दे सकते हैं पेशेंट्स को। ठीक है, इसके अलावा फार्माकोथेरेपी के साथ साथ क्या देते हैं हम, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी भी देंगे। ठीक है, सो मैक्सिमम हम 6 to 8 ECT हम देते हैं 3 से 4 वीक्स। ठीक है, 3 से 4 हफ्ते में 6 से 8 ECT हम देते हैं पेशेंट को, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी हम देते हैं, ये साइकोटिक ट्रीटमेंट में यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल थेरेपी, साथ ही साथ आपको थेरेपी में भी पेशेंट को लगातार एंगेज करके रखना है। ठीक है, कि उसको ग्रुप थेरेपी मिल रही है, इंडिविजुअल थेरेपी मिल रही है, जो भी थेरेपी उसको नीड है उसको आइडेंटिफाई करके CBT थेरेपी जैसे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है वो भी आप कर सकते हो, पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हो। दीस आर द ट्रीटमेंट मोडालिटीज। नेक्स्ट जो हम देखते हैं दैट विल बी नर्सिंग डायग्नोसिस। ओके, तो नेक्स्ट जो रहेगा नर्सिंग डायग्नोसिस कैसा क्या क्या बनेगा, सबसे पहला हमने इस पूरी कंडीशन को इन डिटेल में डिस्कस किया है, तो सबसे पहला जो डायग्नोसिस रहेगा दैट विल बी डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस। ठीक है, एक पर्सन का थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब होगा, क्यों डिस्टर्ब होगा थॉट प्रोसेस, एक तो उसके अंदर केमिकल इम्बैलेंस हो रहा है, इसलिए भी थॉट प्रोसेस डिस्टर्ब है, और साथ ही साथ डिल्यूजनल थिंकिंग है। ठीक है, थॉट डिसऑर्डर है, तो थॉट डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसको आप किस तरीके से एविडेंस कर सकते हो कि वो मिसट्रस्ट कर रहा है, सस्पिशियसनेस दिखा रहा है, ठीक है, डेल्यूजन्स दिखा रहा है, और जो उसकी स्पीच है दैट विल बी डिसऑर्गेनाइज्ड। फर्स्ट जो रहेगा दैट विल बी डिस्टर्ब थॉट प्रोसेस। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा दैट विल बी impaired verbal communication, communication जो प्रोसेस है दैट विल बी impaired। ठीक है, क्यों रहेगा, क्योंकि एक तो उसका मेंटल स्टेटस ऑल्टर्ड है और उसकी थिंकिंग भी कहीं ना कहीं डिसऑर्गेनाइज्ड है, एंड दैट विल बी एविडेंस्ड बाय इररेलेवेंट स्पीच। ठीक है, वो सही से बात नहीं कर पाएगा, या तो स्पीच प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, या तो स्पीच प्रोडक्शन बहुत ज्यादा डिक्रीज होगा। ठीक है, इक्वल एरिया, मतलब मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी आपको, कोई भी फ्रेज है, कोई भी वर्ड है, उसे रिपीट करता रहेगा। ठीक है, और बिल्कुल ही शायद बिल्कुल ही कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, दैट इज म्यूटिज्म। नेक्स्ट आता है सोशल आइसोलेशन। ओके, सोशल आइसोलेशन मतलब सोसाइटी से आइसोलेट करके रखता है, क्यों रखेगा, क्योंकि उसको ट्रस्ट नहीं है सोसाइटी पे, मिसट्रस्ट है, और दूसरों से उसको डर भी लगता है। ठीक है, फियर ऑफ अदर्स, एंड दैट विल बी एविडेंस कि सोसाइटी के साथ कोई बात नहीं करेगा, कोई इंटरेक्शन नहीं करेगा।
ठीक है, तो सोशल आइसोलेशन दैट इज रिलेटेड टू मिसट्रस्ट एंड फियर ऑफ अदर्स एंड एक्ट एज एविडेंस बाय द अवॉइडेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ केयर डेफिसिट। बाथिंग है, हाइजीन मेंटेन करना, अपने आप को ड्रेसअप करना, ठीक है, खुद को खाना खिलाना। तो ये क्या है कि खुद से खाना खाना, ये सारी चीजें क्या सेल्फ केयर डेफिसिट में आती है। ठीक है, तो ये वो सारी चीजें ही नहीं कर पाएगा क्योंकि एक तो उसके अंदर मोटिवेशन भी नहीं है और उसका बिहेवियर भी क्या है, डिसऑर्गेनाइज्ड है। एंड दैट इज एविडेंस्ड बाय कि आप देख सकते हो कि अपने आप को ऐसे ही बैठा के रखेगा, घूम करके नहीं रखेगा, ठीक है, अजीब से कपड़े पहन लेगा, दैट इज एन एप्रोप्रिएट क्लोथिंग। ठीक है, तो सेल्फ केयर डेफिसिट आल्सो शुड बी देयर। नेक्स्ट इज रिस्क फॉर वायलेंस। वायलेंस का रिस्क मैंने पहले ही बताया, कमांड हैलुसिनेशंस की वजह से, पैरानोया, पैरानोया के अंदर शक था, ठीक है, डाउट था, डाउट की वजह से क्या है, दूसरों को भी हार्म कर सकता है, खुद को भी हार्म कर सकता है। और आप भी कैसे पता कर सकते हो कि वर्बल थ्रेट्स देगा, अग्रेशन शो करेगा, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर शो करेगा। तो दीज आर दी नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर द स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट। ठीक है, तो इसी नर्सिंग डायग्नोसिस के बेस पे हम पूरी पेशेंट की केयर को प्लान करेंगे और उसको एक अच्छा सा इंटरवेंशन देके उसको क्या करेंगे, ट्रीट करके घर भेजेंगे। सो ये एक कंप्लीट ओवरव्यू था दैट इज रिलेटेड टू स्किज़ोफ्रेनिया। ठीक है, तो अगर हम इसे कंक्लूड करें तो आज हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है, डेफिनेशन देखी थी स्किज़ोफ्रेनिया की, ठीक है, आईसीडी का क्लासिफिकेशन देखा था स्किज़ोफ्रेनिया का, ठीक है, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखे थे, ठीक है, साथ ही साथ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस भी हमने पढ़ा था, इन डिटेल क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस पढ़े थे, टाइप्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया पढ़ा था। टाइप्स के बाद अगर आप देखिए तो हमने क्या पढ़ा है, टाइप्स के बाद डायग्नोसिस पढ़ा है, ठीक है, ट्रीटमेंट पढ़ा है, एंड लास्ट वन जो हमारा रहेगा दैट विल बी नर्सिंग।